हेलो नमस्कार दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 की ये स्टाफ नर्स की वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना So भूलें। let's start the video. Our first question is, if the pulse rate is more than 100 beats per minute, the condition is called. हमारा प्रश्न है कि अगर व्यक्ति की पल्स रेट जो है वो 100 बीट से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी है हाइपरनिया, ऑप्शन डी है ब्रेडीपनिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नॉर्मल व्यक्ति की जो पल्स रेट होती है वो होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। जब ये बीट्स जो होती है वो 60 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। और जब यह बीट्स 100 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है टेकिकार्डिया। वही हमारा तीसरा ऑप्शन हाइपरनिया जो है वो है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो सांस लेने के समय जो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर होती है उसको कहा जाता है हाइपरनिया। और वहीं ऑप्शन डी जो है ब्रेडीपनिया ब्रेडीपनिया जो है वो स्लो ब्रीथ रेट है उसे कहा जाता है। आइए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हैंसन डिसीज। तो हैंसन डिसीज का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो इसके जो चार ऑप्शन है वो है मलेरिया, कॉलेरा, टीवी, लेप्रोसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जो है वो हैंसन डिसीज का दूसरा नाम है। इसका जो नाम रखा गया था वो एक डॉक्टर गेरहार्ड आर्मर हैंसन के नाम पर ये रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ए प्रेग्नेंट वुमेन विजिट हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम विद जस्ट 7 डेज बिफोर डिलीवरी, व्हाट इज द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर हर। प्रश्न है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल आती है, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 8 ग्राम से कम बचा है और वो 7 दिन डिलीवरी से पहले आती है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कौन सा है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो है ओरल आयरन टेबलेट, इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, या फिर डिवार्मिंग, या फिर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले उसको ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इज इट बाय वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और मॉस्किटो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वायरस। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है वो है, आपको 5-6 शब्द याद करने हैं। रैप सी एम, RAPCMM, ये आपको याद करना है। आर से आगे आपका रेबिस, ए से आगे आपका एड्स, पी से आ गया पोलियो, सी से आ गया चिकन पॉक्स, एम से आ गया मीजल और एम से आ गया मम्प्स। ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो वायरस के कारण होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन थेरेपी वाले पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनाइट्रेमिया और हाइपरक्लेमिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंसुलिन अपने आप में इंजेक्ट कर लेता है तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन आ जाता है, जिससे उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं हमारा दूसरा ऑप्शन हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो होता है हाई ब्लड शुगर लेवल। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है हाइपरनाइट्रेमिया वो होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड। ब्लड में जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो ज़्यादा हो जाती है। और वहीं हाइपरक्लेमिया जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्ड शॉक को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है हाइपोवेनिक शॉक, दूसरा है वैशोवेनिक शॉक, तीसरा है कार्डियोजेनिक शॉक और चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हाइपोवेनिक शॉक। हाइपोवेनिक शॉक होता क्या है, इसमें होता है कि शरीर में जो हमारे में ब्लड होता है, ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसे हाइपोवेनिक शॉक कहा जाता है। वही कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है ये हार्ट ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होता है। वही हमारा जो वैशोवेनिक शॉक होता है ये वाइंडिंग ऑफ ब्लड वेसल की वजह से होता है। वही हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो भी रक्त वाहिकाओं और हृदय की रुकावट के कारण ही होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सांस लेने या खींचने की मुख्य मांसपेशी का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है ए इंटरनल इंटरकोस्टल, बी डायफ्राम, सी स्केलनस एंटीरियर, डी रेक्टस एब्डोमिनस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डायफ्राम। वहीं इंटरनल इंटरकोस्टल जो होता है वो स्केलेटन मसल जो होती हैं उसका ग्रुप होता है और ये रिब्स के बीच में होती हैं ये मसल।
वही हमारा जो सी ऑप्शन है, ये जो होती हैं वो ये गर्दन में होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है एपिस्टैक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एपिस्टैक्सिस शरीर के कौन से अंग से निकलने वाली ब्लीडिंग को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है नाक, मसूड़े, कान और आंख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नाक। नाक से निकलने वाली ब्लीडिंग को एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। वहीं मसूड़ों से निकलने वाली ब्लीडिंग को कहा जाता है पीरियोडोनिटिस। वहीं हमारा ऑप्शन सी जो है, कान से निकलने वाली ब्लीडिंग को कहा जाता है हीमोटाइम्पनम। वहीं ऑप्शन डी जो है, आई से निकलने वाली ब्लीडिंग को कहा जाता है हाइफिया। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है यूनेरेसिस का मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉफिंग इन स्लीप, ब्रीथलेस इन स्लीप, यूरिनेशन इन स्लीप और पार्किंग इन स्लीप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूरिनेशन इन स्लीप। रात को सोते हुए पेशाब हो जाना को कहा जाता है यूनेरेसिस। और वहीं रात को जो सोए सोए चलते हैं उसको कहा जाता है सोमनाबुलिज्म। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1995 में, ऑप्शन डी है 2002 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 1952 में ये शुरू किया गया था।